हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। आज हम यूनिट 4 दैट इज़ इन्फ्लेशन ये करने वाले हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। ठीक है, हमने यूनिट मैंने बोला था हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, तो हमने यूनिट 1 कर लिया था। हमारी फर्स्ट बुक है मॉनेटरी वाली जो बुक है फर्स्ट बुक, ठीक है, थ्योरी मॉनेटरी थ्योरी, उससे हमें करना है। ठीक है, यूनिट 1 कर लिया था। यूनिट 2 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको। उससे गिने चुने 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमें हार्ड करने का कोई बेनिफिट है नहीं। हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो हम चीज़ें आसान करते हैं। ठीक है, जो इजी चीज़ें हैं, तो हम इसलिए यूनिट 4 करेंगे आज। ठीक है, यूनिट 4 में 4 चीज़ें हमें ज़्यादा देखनी है जो मेन है। वो क्या क्या है मैं बताता हूँ। पहले मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स तो अलग से होते हैं, 4 टाइप होते हैं अलग वो। और उसके बाद ये जो टाइप्स पूछे हैं शॉर्ट नोट्स में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये भी आपको याद रखना है। फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, लाइक फार्मर्स को क्या इफ़ेक्ट करता है, वेजर्स को क्या इफ़ेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स को क्या इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, ये है। फिर जो इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल भी तो किया जा सकता होगा ना, तो वो कंट्रोल कैसे होता है हमें ये बताना है। ठीक है, तो यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें 4 चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता क्या है, मीनिंग। ठीक है, आपने सुना होगा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका रियल मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सिंपली अगर बोले इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो इंक्रीज़ इन प्राइस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, या फिर आप लिख भी सकते हो। मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ, आप लिख सकते हो रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये ईजी सा आपको डेफिनेशन मिल जाएगा इसका, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, और बहुत सारी आपके पास अगर इश्यू 9 की बुक होगी जो इग्नू वाली बुक है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इग्नू वाली बुक देखो बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है। आपको पता होना चाहिए उसको रीड कैसे करना है, उसमें अच्छी चीज़ें पढ़ो, जो ऐसी चीज़ें उसको लीव कर दो। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स पे। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं इन्फ्लेशन के। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ प्राइस राइज। ठीक है, डिग्री ऑफ प्राइस राइज के बेस पे इन्फ्लेशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा रनिंग इन्फ्लेशन और चौथा जंपिंग इन्फ्लेशन। तो आप देख सकते हो इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब रेंगना जो होता है, क्रीप मतलब क्या होता है, रेंगना होता है। तो इसमें जो इन्फ्लेशन है बहुत स्लो रेट से चलती है, और इसके रेट्स भी होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, बट इसमें बुक में नहीं दिया। ठीक है, लाइक क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है वो जब रेट 3% से कम इंक्रीज़ होता है या 2% से कम इंक्रीज़ होता है तो क्रीपिंग में आता है। ठीक है, वॉकिंग में क्या होता है 3 और 7 के बीच होता है। रनिंग या फिर जंपिंग क्या आ जाते हैं, 7 से ज़्यादा वाले इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर रीड भी करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ क्रीपिंग में क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मोस्ट माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन एंड सम इकोनॉमिस्ट डू नॉट कंसीडर इट डेंजरस। ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो होता है। ठीक है, ये नॉर्मली कहीं कहीं हो जाता है, किसी कोई चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट कर देती हैं प्राइसेस को, तो इतना डेंजरस इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है। ठीक है, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन भी देखते हैं हम क्या होता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन राइज ऑफ प्राइस बिकम more marked as compared with situation obtaining under creeping inflation. In fact, it is a dangerous signal of the occurrence of running and jumping inflation under which rise in price takes place at faster rate. क्या होता है देखो इसमें ये बताया गया है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन से तो ज़्यादा रेट होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट ये हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है ये मतलब जो वॉकिंग होता है ना, ये मोस्टली वॉकिंग किस में पहुंच जाता है, या राइज कर करके धीरे धीरे, या तो आपका पहुंच जाएगा रनिंग में या फिर जंपिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, और रनिंग जंपिंग भी ऐसी होगा, आपको बताना है कि इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये होता है, कभी कभी पूछता है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपको याद करना है क्या, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, और इसके लिए इसको ग्राफ आपको याद कर लेना है। फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसके भी ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, ग्राफ याद रखोगे तो आपको 1 या 2 नंबर तो यहीं से मिल जाते हैं, ये आपको बनाने के लिए। ठीक है, बना दोगे तो यहाँ से नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो दोनों के आपको ग्राफ याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आता है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन चीज़ों को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइस क्या होंगी, हाई होंगी, प्राइसेस क्या होंगे, हाई होंगे, और प्राइस की वैल्यू भी क्या होगी, ठीक है, हाई होगी। ठीक है, मतलब देखो इन्फ्लेशन में होता है कि जो प्राइस होते हैं, प्राइस का रेट होता है या प्राइस होते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो अब मान लो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस जब इंक्रीज़ होता है तो प्रोडक्शन को क्या करता है, वो हेल्प करता है। मैं आगे बना दूंगा कि हेल्प करता है या नहीं करता है। ठीक है, यही पूछता है।
तो प्रोडक्शन में इन्फ्लेशन क्या करता है, अच्छा रोल निभाता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इफ मतलब तो इसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, अपना ज़्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको लगा लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। सिंपली ऐसे याद रखना है कि कैसे इफेक्ट करता है, इतनी लंबे चौड़े चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर डेटर और क्रेडिटर को कैसे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, देखो जैसे इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ। डेटर बोरो सम फ्रॉम क्रेडिटर टू रिपे विथ इंटरेस्ट एट द सम फ्यूचर डेट, ठीक है। फिर चेंज इन द प्राइस लेवल इफेक्ट डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड। मान लो, चलो मैं बताता हूँ आपको, मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए किसी से, ठीक है। आपसे लिए मैंने 10,000 रुपये उधार, ठीक है। और मेरे को आपको 3 साल बाद वो पैसे लौटाने हैं। फिर 3 साल बाद जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो प्राइस की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस टाइम पे वो 3,000 क्या होगा, बहुत मेरे लिए कम होगा, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो नुकसान किसको होगा, जिसने पैसे दिए थे, ठीक है। और जो पे करेगा, रीपे करेगा, उसको तो प्रॉफिट होगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई उस टाइम पे उसकी वैल्यू कम हो गई होगी उस मनी की, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को कैसे फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर्स को कैसे फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर को फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो आप रीड कर लेना, मैं एक वो बता देता हूँ नुकसान कैसे होता होगा। मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिए, फिक्स डिपॉजिट एफडी कर दिया पैसों का, ठीक है। आपको रेट सेम मिलेगा, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए 5% के रेट पे, आपको 10 साल बाद जो रेट है वो तो सेम मिलेगा। बट 10 साल बाद मान लो इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस बहुत हाइक हो गए, तो आपको फिर उस पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, ठीक है। तो वो आपको इफेक्ट कर सकता है। फिर फार्मर्स को क्या होता है, फ़ायदा होता है। फार्मर्स को क्या होता है, फ़ायदा होता है। आप लगा सकते हो, फार्मर्स को फ़ायदा होता है इसमें, ठीक है। वेज अर्नर को नुकसान होता है। वेज अर्नर को क्या होता है, नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है, मान लो आप कमा रहे हो 100 रुपये डेली के, वेज अर्नर ऐसे करते हैं 200 रुपये, मान लो 200 रुपये कमा रहे हो और प्राइस इंक्रीज़ हो गए, तो भाई आप कमा तो 200 ही रहे हो बट प्राइस तो इंक्रीज़ हो गए, तो दिक्कत आपको होगी ना, आपकी परचेसिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे वेज अर्नर होते हैं, ऐसे मिडिल क्लास भी होते हैं। मिडिल क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है, जिनकी सैलरी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, मिडिल क्लास को भी क्या करता है, इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है एज अ नेगेटिव, ठीक है। इनको लॉस होता है। गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी फिर वो करती है, लाइक इन्फ्लेशन होता है तो हम तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे लिए राशनिंग का काम करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। अब आता है इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, मेन पॉइंट हमारा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो कंट्रोल करने के 3 हमारे मेथड हैं यहाँ पे। पहला तो है मॉनेटरी मेजर, दूसरा फिजिकल मेजर और तीसरा डायरेक्ट कंट्रोल या फिर अदर मेजर बोल सकते हैं, ठीक है। अब मॉनेटरी मेजर में कैसे हम कंट्रोल करते हैं, इसमें आप क्या बताएंगे, ठीक है। मॉनेटरी में क्या होता है, दो या 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला याद रखना है कि जो बैंक रेट होते हैं, वो बैंक रेट कैसे हेल्प करते हैं बताऊंगा मैं। दूसरा पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपने 12th क्लास में ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जो हुंडियाँ होती हैं या डिवेंचर होते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, फिजिकल मेजर। थर्ड पॉइंट क्या होता है, अदर मेथड बोल सकते हो या फिर डायरेक्ट कंट्रोल बोल सकते हो, ठीक है। तो मॉनेटरी मेजर में आते हैं, सबसे पहले उसमें बैंक रेट होता है। तो बैंक रेट कैसे हेल्प करता है, मान लो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर मनी भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होगा, तो उस सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। रेट इंक्रीज़ करेंगे तो लोग, मतलब रेट क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तो लोग वो मनी को फिर अपने पास अपने पास रख नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है। तो रेट हाई करने से रेट हाई कर सकते हैं। फिर उस रेट हाई करने से क्या होगा, आप स्पेंड कम करेंगे। स्पेंड क्या करेंगे, आप कम करेंगे। रेट हाई जैसे करेंगे, स्पेंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। आप शेयर इशू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इशू कर सकते हैं, जिससे लोग उसको कम रेट पे आपको इशू करना होगा, ठीक है। क्या होगा उससे फ़ायदा, लोग उसे बाय करेंगे, ठीक है। बाय करेंगे तो उनकी जो मनी होगी वो होगी, कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आते हैं, फिजिकल में क्या होता है, इसमें हमें टैक्स को इंक्रीज़ करना होता है। जितना आप टैक्स इंक्रीज़ करोगे, लोग स्पेंड क्या करेंगे, कम करेंगे, और जैसे ही स्पेंड कम करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल में होता है कि प्राइस कंट्रोल कर सकते हो आप, राशनिंग कर सकते हो, ठीक है, ताकि लोगों को हेल्प हो, ठीक है।
तो ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में बनते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सेकंड और थर्ड वो यूनिट है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो यूनिट 2 है ये, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो रिपीट होते हैं, बट ये थोड़ा सा याद करने में डिफ़िकल्ट होता है। मैंने भी डिफ़िकल्टी फेस करी थी, ठीक है। तो पहला तो कीन्स की जो थ्योरी थी वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। कीन्स की जो थ्योरीज थी और थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये आपको कर लेना है, ठीक है। ये वाला इसमें 3 इसमें वो हैं, क्लासिकल अप्रोच, नॉन क्लासिकल थ्योरी और कीन्स थ्योरी, ठीक है। तो ये 3 आप देख सकते हो। फिर सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन सी एजेंसी हैं जो सप्लाई ऑफ मनी को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। बस इससे यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप एक चीज़ और ध्यान दिया करो, टर्मिनल क्वेश्चन देख लिया करो, ठीक है। कभी कभी टर्मिनल क्वेश्चन भी पीछे से आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो आपको स्किप नहीं करना है, वो भी करके जा सकते हो आप, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, ठीक है। बाकी आप पास होना है तो वो मेरे पे छोड़ दो आप, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो करके आप पास हो सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल आपको अच्छे स्कोर करना है तो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो आप टर्मिनल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है तो, ठीक है। बाकी स्किप करोगे तो भी आपको फुल नंबर मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेकंड यूनिट था, सेकंड यूनिट से ये क्वेश्चन पूछता है। थर्ड यूनिट बताता हूँ मैं। थर्ड यूनिट देखते हैं, मनी एंड प्राइस। इसमें भी क्या होता है, कीन्स थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कीन्स थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस, ठीक है। फिर उस पर क्वान्टिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच और कंपैरिजन ऑफ कैश अप्रोच, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें पूछती हैं बस। उसके बाद ये कभी कभी पूछ लेता है मिल्टन्स फ्रीडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कभी कभी पूछता है, ज़्यादातर कीन्स थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया था क्या, टर्मिनल क्वेश्चंस, वो आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। जो चैप्टर आपको क्लियर नहीं है उसके आप टर्मिनल क्वेश्चन याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। ये इसके टर्मिनल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो एंड करता हूँ मैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट पे या कोर्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कल या परसों इसकी एक और वीडियो लाऊंगा, ठीक है। देखो एग्ज़ाम इसका पहला ही एग्ज़ाम 22 या 23 को ये एग्ज़ाम इसका, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। मैं चैप्टर्स कराने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगा इसकी, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।